दोस्तों, आज हम आपको ले चलते हैं उस फनकार के पास जिसकी कहानियों ने गांव की मिट्टी को भी बोलना सिखा दिया। हाँ, वही कहानी और उपन्यास सम्राट, कलम के सिपाही, मुंशी प्रेमचंद। और शुरुआत करते हैं इन्हीं पंक्तियों से। बड़े शौक से सुन रहा था जमाना, तुम ही सो गए दास्तां कहते कहते। इन लाइनों में प्रेमचंद के जीवन की पूरी दास्तां छुपी हुई है। प्रेमचंद हिंदी और उर्दू कथा साहित्य का वो उजाला है जिनकी कलम ने अपने समय के समाज को आईने की तरह सामने रख दिया। उनका असली नाम था धनपत राय श्रीवास्तव। सही कहा आपने। और फिर कुछ समय तक वे नवाब राय के नाम से भी लिखते रहे। लेकिन जब उनकी कलम ने आग उगली तो लोगों ने उन्हें अपनापन देते हुए कहा, मुंशी प्रेमचंद। और इतना ही नहीं, बंगाल के महान उपन्यासकार शरत चंद्र चट्टोपाध्याय ने तो उन्हें उपन्यास सम्राट की उपाधि तक दे डाली, क्योंकि प्रेमचंद ने हिंदी कहानी और उपन्यास की वो परंपरा गढ़ी जो आने वाली पीढ़ियों की दिशा तय कर गई। उनकी रचना यथार्थ का साहसिक चित्रण थी। वे सिर्फ लेखक नहीं, एक संवेदनशील इंसान, एक सचेत नागरिक, एक कुशल वक्ता और एक संपादक भी थे। टेक्नोलॉजी के अभाव वाले समय में उनका योगदान बस अद्भुत है। तो दोस्तों, चलिए अब चलते हैं 31 जुलाई 1880 के दिन वाराणसी के पास लम्हई गांव में। यहीं जन्म हुआ इस साहित्यिक महापुरुष का। उनकी माता थी आनंदी देवी और पिता मुंशी अजायब राय, जो वहीं डाक मुंशी थे। उनकी शुरुआती पढ़ाई उर्दू और फारसी से हुई। और क्या बताऊं, 13 साल की उम्र में तिलिस्मे होशरुबा जैसी रचना पढ़ चुके थे। वाह! और फिर रतननाथ शरसार, मिर्ज़ा रुस्वा और मौलाना शरर जैसे बड़े उर्दू लेखकों को पढ़कर साहित्य का स्वाद और गहरा हो गया। 1898 में मैट्रिक पास किया और एक स्थानीय स्कूल में शिक्षक बन गए। नौकरी के साथ पढ़ाई जारी रखी। 1910 में इंटर और 1919 में बीए। फिर शिक्षा विभाग में इंस्पेक्टर बन गए। लेकिन जिंदगी आसान नहीं थी। 7 साल की उम्र में माँ और 14 में पिता का देहांत। कम उम्र में ही संघर्षों ने उन्हें थाम लिया। इसी दौरान समाज के रिवाज के अनुसार उनका पहला विवाह 15 साल की उम्र में हुआ, मगर वो सफल नहीं रहा। आर्य समाज के विचारों ने उन्हें प्रभावित किया और विधवा विवाह के समर्थक बने। 1906 में उन्होंने प्रगतिशील सोच का परिचय देते हुए बाल विधवा शिवरानी देवी से विवाह किया। 3 संतानें हुई, श्रीपत राय, अमृत राय और कमला देवी। 1910 में उनकी रचना सोजे वतन ने हंगामा मचा दिया। हमीरपुर के कलेक्टर ने किताब जब्त कर ली। आरोप लगा जनता को भड़काने का। कलेक्टर ने धमकी दी कि अब अगर धनपत राय ने कुछ लिखा तो जेल भेज दिए जाएंगे। यही वो मोड़ था जब धनपत राय को नया नाम मिला। उनके दोस्त और जमाना पत्रिका के संपादक मुंशी दया नारायण निगम ने कहा, अब तुम प्रेमचंद नाम से लिखो। और बस, जन्म हुआ प्रेमचंद का। आखिरी दिनों में वे गंभीर रूप से बीमार पड़े। अपना उपन्यास मंगलसूत्र पूरा नहीं कर पाए और 8 अक्टूबर 1936 को सिर्फ 56 वर्ष की उम्र में वे दुनिया को अपनी कहानियां सुनाकर चुप हो गए। और तभी शायद किसी ने ये लाइनें लिखी, बड़े शौक से सुन रहा था जमाना, तुम ही सो गए दास्तां कहते कहते। उनका अंतिम उपन्यास मंगलसूत्र उनके पुत्र अमृत राय ने पूरा किया और प्रेमचंद अमर हो गए। दोस्तों, कहानी और उपन्यासों की दुनिया में जिसे लोग पितामह कहते हैं, वो है हमारे प्रेमचंद। आज के इस हिस्से में जानेंगे कि उनकी कलम ने आखिर किस तरह हिंदी साहित्य की काया ही बदल दी। हालांकि उनका साहित्यिक जीवन 1901 से शुरू हो चुका था, लेकिन पहली बार जब उनके नाम की गूंज हिंदी कहानी में सुनाई दी, वो था 1915 में सरस्वती पत्रिका में, कहानी सौत के साथ। और फिर 1936 आते आते उनकी अमर कहानी कफन प्रकाशित हुई। 20 साल का समय और इसमें कहानियों के कितने ही रंग, क्योंकि प्रेमचंद से पहले हिंदी ज्यादातर कल्पना, अय्यारी और पौराणिक धार्मिक रंगों में बंधी थी। लेकिन प्रेमचंद ने तो जैसे कहानी को जमीन पर उतार दिया, यथार्थवाद की नींव रख दी। और आज चाहे दलित साहित्य हो या नारी विमर्श, उसकी गूंज कहीं ना कहीं प्रेमचंद की कलम के नीचे ही मिलती है। उनकी पहली रचना खुद उनके शब्दों में अपने मामा पर लिखा गया व्यंग्य था, अब दुर्भाग्य से उपलब्ध नहीं। लेकिन 1908 में आया उनका पहला कहानी संग्रह सोजे वतन, यानी देश का दर्द, देशभक्ति से भरा हुआ।
और यही कारण था कि अंग्रेज सरकार ने इसे जब्त कर लिया। और चेतावनी दी, इस तरह का लेखन अब मत करना। बस यहीं से शुरू हुआ नाम बदलने का सिलसिला। 1910 में प्रेमचंद नाम से उनकी पहली कहानी बड़ी घर की बेटी जमाना पत्रिका में छपी, और फिर वही प्रेमचंद इतिहास बन गए। उनके मरणोपरांत उनकी कहानियों का विशाल संग्रह मानसरोवर 8 खंडों में प्रकाशित हुआ। प्रेमचंद कहा करते थे, साहित्यकार राजनीति के पीछे चलने वाली सच्चाई नहीं, बल्कि उसके आगे मशाल दिखाती हुई सच्चाई है। और दोस्तों, उनके साहित्य में ये बात चमकती है। 1921 गांधी जी के बुलावे पर उन्होंने अपनी सरकारी नौकरी छोड़ दी। कुछ समय मर्यादा पत्रिका का संपादन किया, फिर 6 साल तक माधुरी पत्रिका से जुड़े। 1930 में बनारस से अपनी मासिक पत्रिका हंस शुरू की। फिर 1932 में साप्ताहिक जागरण निकाला। 1936 आते वे बनारस में अखिल भारतीय प्रगतिशील लेखक संघ के पहले सम्मेलन के अध्यक्ष बने। समय बदल रहा था और प्रेमचंद हर बदलाव में अग्रणी। उन्होंने बंबई में मोहन दयाराम भवानी की अजंता सिनेटोन कंपनी में कथा लेखक की नौकरी भी की। 1934 में आई फिल्म मजदूर की कहानी भी उन्होंने ही लिखी। लेकिन बंबई की हवा उन्हें रास नहीं आई। कॉन्ट्रैक्ट पूरा किए बिना ही 2 महीने की सैलरी छोड़कर वापस बनारस लौट आए। 1915 से कहानियां लिखने की शुरुआत और 1918 से उपन्यास। कुल मिलाकर 1 लगभग 300 कहानियां, 2 करीब 1 दर्जन उपन्यास, 3 कई लेख, 4 कुछ नाटक, 5 और कुछ अनुवाद। उनकी रचनाओं का अनुवाद अंग्रेजी, रूसी, जर्मन और कई भाषाओं में हुआ। और गोदान उनकी कालजयी रचना, जबकि कफन उनकी अंतिम कहानी मानी जाती है। उन्होंने हिंदी और उर्दू दोनों में समान अधिकार से लिखा। अधिकांश रचनाएं पहले उर्दू में लिखी गईं, लेकिन हिंदी में पहले प्रकाशित हुई। 33 वर्षों की रचनात्मक यात्रा में प्रेमचंद ने जो साहित्य हमें दिया, वो गुणों में अमूल्य है और आकार में अनंत। सच है, प्रेमचंद सिर्फ लेखक नहीं, एक युग थे जो आज भी सांस ले रहा है उनकी कहानियों में। प्रेमचंद केवल कथाकार नहीं थे, वे साहित्य की हर विधा में हाथ आजमा चुके थे। उपन्यास, कहानी, नाटक, समीक्षा, लेख, संपादकीय, संस्मरण। कौन सी विधा ऐसी है जहां उनकी कलम न पहुंची हो? लेकिन जी, जितनी ऊंचाई उन्हें उपन्यास और कहानी ने दी, उतनी किसी और विधा ने नहीं। इसलिए तो उन्हें उपन्यास सम्राट कहा गया, और सच कहें ये उपाधि उन्हीं पर खूब जंचती है। दिलचस्प बात यह है कि प्रेमचंद मूल रूप से उर्दू के लेखक थे। उनके शुरुआती सभी उपन्यास पहले उर्दू में लिखे गए, फिर हिंदी में आए। 1903 से 1905 तक उर्दू साप्ताहिक आवाज़-ए-खल्क में उनका पहला उपन्यास छपता रहा, असरार माबिद। फिर आया हम खुरमा व हम सवाब, जिसका हिंदी रूपांतरण था प्रेमा, 1907 में। और फिर 1918 में प्रेमचंद ने हिंदी उपन्यास जगत में दमदार एंट्री की, अपने उपन्यास सेवा सदन के साथ। पहले इसका उर्दू नाम था बाज़ारे हुस्न। 1921 में आया प्रेमाश्रम, हिंदी का पहला किसान जीवन आधारित उपन्यास। फिर रंगभूमि 1925, कायाकल्प 1926, निर्मला 1927, गबन 1931, कर्मभूमि 1932। और 1936 में आया गोदान, जिसने साहित्य का इतिहास बदल दिया। एक साधारण किसान, होरी और उसकी त्रासदी आज भी पाठकों की आत्मा को झकझोर देती है। जिस दौर में प्रेमचंद लिख रहे थे, उस समय उनके पीछे कोई अपनी जैसी विरासत नहीं थी। हाँ, बंकिम बाबू, शरतचंद्र और टॉल्स्टॉय थे, पर बाकी राह उन्हें खुद बनानी पड़ी। स्वतंत्रता आंदोलन का समय, समाज में उथल-पुथल और प्रेमचंद की कलम, इन सब ने मिलकर ऐसा साहित्य रचा जो जन आंदोलन की आवाज बन गया। 1936 में उन्होंने प्रगतिशील लेखक संघ के पहले सम्मेलन की अध्यक्षता की, और उनका भाषण आज भी प्रगतिशील आंदोलन का घोषणा पत्र माना जाता है। सिनेमा भी प्रेमचंद की पहुंच से दूर नहीं रहा। सत्यजीत रे ने कफन और शतरंज के खिलाड़ी पर फिल्में बनाई। 1938 में सेवा सदन पर पहली फिल्म बनी, फिर गोदान, गबन और 1980 में टीवी धारावाहिक निर्मला।
ये सब प्रेमचंद की लोकप्रियता का प्रमाण है। कहानी की दुनिया में प्रेमचंद ने वही किया जो किसी जादूगर की छड़ी करती है, हर तरफ नई रोशनी। उनका पहला कहानी संग्रह था सोज़े वतन 1908 में, और पहली प्रसिद्ध कहानी अनमोल रतन। उनके जीवन में 9 कहानी संग्रह छपे: सप्त सरोज, नवनिधि, प्रेम पूर्णिमा, प्रेम पचीसी, प्रेम प्रतिमा, प्रेम द्वादशी, समर यात्रा, मानसरोवर 1 व 2 और कफन। और मृत्यु के बाद उनकी कहानियां मानसरोवर के 8 भागों में प्रकाशित हुईं। प्रेमचंद ने किसानों से लेकर मजदूरों तक, स्त्रियों से लेकर दलितों तक, यहाँ तक कि पशु पक्षियों तक, हर किसी को कहानी का नायक बनाया। उनकी प्रमुख कहानियां ईदगाह, कफन, पंच परमेश्वर, कज़ाकी, सुजान भगत, रामलीला, परीक्षा, भाड़े का टट्टू, क्रिकेट मैच और न जाने कितनी। उनकी हर कहानी कभी मासूमियत की चमक देती है, कभी किसान की पीड़ा, कभी समाज की कड़वी सच्चाई और कभी उम्मीद की लौ। प्रेमचंद की कहानियां सिर्फ पढ़ी नहीं जाती, जी जाती हैं। और यही कारण है कि प्रेमचंद सिर्फ एक लेखक नहीं, एक युग, एक आंदोलन और एक प्रेरणा है। तो दोस्तों, उम्मीद है कि आज की ये आवाज़ों भरी सफ़र का मुंशी प्रेमचंद के जीवन, उनकी कृतियों और अद्भुत लेखन ने आपकी दिल को भी वैसा ही छू लिया होगा जैसा हर कहानी छू जाती है। अगर ये रेडियो जैसा मेरा अंदाज आपको अच्छा लगा हो, अगर इस ज्ञान की तरंग ने आपके मन में ज़रा सा भी उछाला किया हो, तो प्लीज़ इस चैनल को लाइक करना मत भूलिएगा। और हाँ, उसी लाल वाले रंग के सब्सक्राइब बटन को दबा दीजिए, क्योंकि अगली बार भी मैं आपके पास कहानियों की खुशबू और शब्दों की गर्माहट लेकर फिर आऊंगी। तब तक मुस्कुराते रहिए, ज्ञान की इस लहर से जुड़े रहिए। मैं हूं आपकी दोस्त पूजा। मिलते हैं अगली कहानी के साथ। नमस्कार और धन्यवाद।